नमस्कार साथियों। तो अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर से हम लोग पुनः आज सेट करते हैं, हल करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन प्रश्नों के साथ जो है आपको बड़ा जो है अच्छा लगता होगा, बड़ा कॉन्फिडेंस आता होगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है। रक्षा मंत्रालय के लिए भी सर्वाधिक है और बाकी भी भारत सरकार के जितने मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालयों को जो खर्चा दिया गया है, जो बजट दिया गया है खर्च करने के लिए, उसमें सर्वाधिक है। तो वो राशि कितनी है? चार ऑप्शन है, 6.2 लाख करोड़ रुपया, 5.9 लाख करोड़ रुपए, या 7.85 लाख करोड़ रुपए, या फिर 8 लाख करोड़ रुपए। ये कितनी राशि है? ये ऑप्शन सी, यानी कि 7.85 लाख करोड़ रुपए की जो राशि दी गई है ये सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है। और कुल जो खर्चा है, कुल जो केंद्रीय सरकारी व्यय है, कुल केंद्रीय सरकारी व्यय जो है उसका कितना है? तो उसका 14.67%। ये जीडीपी का नहीं है, बल्कि जो केंद्रीय खर्च है उसका जो है 14.67% है। ये आपका 7.85 लाख करोड़ रुपया। और ये जितने भी मंत्रालय हैं उनको जो राशि आवंटित की गई है उसमें सबसे ज्यादा है आपकी, ठीक है। और टोटल अगर जीडीपी का देखें, टोटल जीडीपी का अगर देखें, है ना, तो लगभग जो है जीडीपी में भी सबसे ज्यादा इसी को आवंटित हुआ है। अगला प्रश्न, पटना पक्षी अभयारण्य जो एक रामसर आदि भूमि भी है, उसमें भी इसका क्या कहते हैं कि इसे लिस्टेड किया गया है। ये किस राज्य में है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, अभी जब इसे एक्सप्लेन हम लोग करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये इस रूप में भी आपसे मिल सकता है कि किस राज्य में है, और जिस राज्य में ये स्थित है उस राज्य का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। तो आंसर जान लेते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश है। जो लोग यूपी से हैं, वैसे तो क्या है कि ये जो समसामयिकी होती है वो संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय स्तर पर जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी इस वर्ष और आगामी वर्ष के जो है शुरुआती के कुछ महीनों में, उन सभी के लिए करंट अफेयर जो है समान रूप से महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो यूपी स्पेशल भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये यूपी स्पेशल है, यूपी वालों के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहां पर स्थित है भाई? नाम तो इसका पटना है, ऐसा लग रहा है कि पटना पक्षी अभयारण्य तो बिहार में होगा, नहीं, बल्कि कहां पर है? पटना पक्षी अभयारण्य कहां पर है भाई? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के भी एटा जनपद में। किस जनपद में? एटा जनपद में, है ना। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है ना, सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। कैसे है? यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है ना। अगला देखते हैं, बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? तो चार ऑप्शन फिर आपके सामने हैं, बुनियादी ढांचा है, कृषि है, युवा शक्ति है और निर्यात है। तो इसमें जो बजट है आपका, इसमें जिस चीज के लिए प्रश्न आया मुख्य ड्राइवर, है ना, इसका विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? तो वहां पर दो चीजों को कहा गया है, लेकिन यहां पर आपके सामने ऑप्शन एक है। तो यहां पर हम जान लेते हैं कि भाई यहां के हिसाब से आंसर क्या है। तो यहां के हिसाब से जो ऑप्शन है उन दो में से एक ये है, युवा शक्ति, है ना। लेकिन 2026-27 का जो बजट है उसमें विकास का जो मुख्य ड्राइवर है दो चीजें, एक तो आपका पूंजीगत व्यय को भी कहा गया है, पूंजीगत व्यय, और दूसरा क्या है?
युवा शक्ति। और जो पूंजीगत व्यय है वो पूंजीगत व्यय है कितनी भाई, तो वो है लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपए। और ये जो है आपकी टोटल जीडीपी का लगभग 3 है ना। तो ये वहां पर दो चीजें हैं, एक तो पूंजीगत व्यय और दूसरा युवा शक्ति। यहां पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, युवा शक्ति, तो सी जो है आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जो एकल विजेता है वो कौन है भाई, नोवाक जोकोविक या फिर जैनिक सिनर या फिर कार्लोस अल्कराज या फिर डैनियल मेदवेदेव, है ना। तो अच्छा एक बात जान लीजिएगा कि जब हम ओपन युग की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन की, यूएस ओपन की, है ना, और फ्रेंच ओपन की या फिर विंबलडन की, ओपन युग के बाद से ये 4 जो प्रतियोगिताएं हैं आयोजित होती हैं, ये ग्रैंड स्लैम का हिस्सा हैं। और ओपन युग की शुरुआत हुई थी कब से, कुछ भी प्रश्न आए तो आपको जवाब देना है भाई। ओपन युग की शुरुआत कब से हुई, 1968 में। ओपन युग से मतलब है कि टेनिस की इन प्रतियोगिताओं में जो प्रोफेशनल खिलाड़ी थे वो भी उन्होंने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। तो ओपन युग की शुरुआत कब से होती है, 1968। ओपन युग में कितने, क्या कहते हैं कि ओपन है, तो एक तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल का सबसे पहला होता है, ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन होता है ना, विंबलडन, और उसके बाद है आपका यूएस ओपन यानी कि अमेरिकन ओपन। ये चारों आपके हैं सीक्वेंस से, 1 2 3 4 साल में इसी तरह इनका आयोजन होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, तो यहां पर किसकी बात हो रही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की। अभी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की जो महिला एकल पुरस्कार विजेता हैं, है ना, उनके बारे में जाना, जो कहां की थी, कजाकिस्तान। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 को किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक, यहां पर एक और आपसे प्रश्न बनता है, कई प्रश्न यहां पर आपसे बनेंगे, जैसे कार्लोस अल्कराज ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब, कभी कभी ये किस देश के खिलाड़ी हैं इसके बारे में भी पूछता है। तो अल्कराज कहाँ के हैं भाई, कार्लोस अल्कराज हैं आपके स्पेन के, और इन्होंने किसे पराजित किया है, नोवाक जोकोविच। ठीक, तो यहां पर और प्रश्न क्या बन सकता है, और प्रश्न ये बन सकता है कि जो कार्लोस अल्कराज हैं ये ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम का मतलब है कि इन चारों को सीक्वेंस में जीत लेना, है ना, इन चारों को सीक्वेंस में जीत लेना। तो यहां पर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जीता है, और ये पहला है। अभी आप कहेंगे जब मैं ये कहूंगा कि इन्होंने केवल 22 वर्ष की अवस्था में, केवल 22 वर्ष की अवस्था में, 22 वर्ष की अवस्था में यह कारनामा कर दिया है। और ऐसा करने वाले ये दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी हैं, कौन, कार्लोस अल्कराज। अब क्या है सीक्वेंस में, मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2026 में तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, उसके बाद फ्रेंच होगा, विंबलडन होगा, यूएस होगा, ये तो 3 हुए ही नहीं, तो इन्होंने कैसे ग्रैंड स्लैम पूरा कर लिया, जबकि मैं कह रहा हूं कि सीक्वेंस में पूरा। तो इसका मतलब 2025 में उन्होंने बाकी वाले 3 जीते होंगे और चौथा ये टाइटल जीत लिया। तो इस सीक्वेंस में जो है आपका टाइटल जीतना कंप्लीट हो गया, इसीलिए इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, ये कहा जाता है, कहा जा रहा है ना, इन्होंने ग्रैंड स्लैम पूरा किया है और केवल 22 वर्ष की अवस्था में पूरा किया है। और ऐसा करने वाले वो दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं, स्पेन के। किसको पराजित किया है, नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं भाई, सर्बिया के। और ये टेनिस के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से हैं, जो ये आपके दिखाई दे रहे हैं। ग्रैंड स्लैम के चारों ओपन जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन का टाइटल है, यूएस का टाइटल है, ये सबसे ज्यादा टाइटल धारक खिलाड़ियों में से एक है ना। कौन है आपके, नोवाक जोकोविच। ठीक, अच्छा इनकी खासियत क्या है कि इन्होंने तो 22 वर्ष की अवस्था में ग्रैंड स्लैम पूरा किया, और इनकी खासियत क्या है कि 38 वर्ष की अवस्था में इन्होंने फाइनल खेला। 38 वर्ष की अवस्था में इन्होंने फाइनल खेला, और 38 वर्ष की उम्र में फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। अगर पूछ ले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने वाला, तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है भाई, यही है आपके जोकोविच। और दुनिया में सबसे ज्यादा बार जोकोविच टेनिस के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं,
ठीक, सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले हैं। ठीक, कितनी बार जीता इन्होंने? 10 बार। यानी कि जो टाइटल इनको एक इकलौती दिखाई दे रही है, इन्होंने 10 बार जीत के रखा है। ठीक, दुनिया में सबसे ज़्यादा ओपन के टाइटल जीतने वाले खिलाड़ियों में से आपके जोकोविच हैं, दुनिया के सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलियन ओपन की खासियत यह है कि दोनों लोगों ने फाइनल खेला। जीता किसने? कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। 38 वर्ष की अवस्था में फाइनल इन्होंने खेला। 10 टाइटल ये इससे पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन इनकी खासियत यह है कि इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में ऑस्ट्रेलियन जीता है और ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने पूरा किया है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि ये भी बहुत ही महान खिलाड़ी होंगे भविष्य के। आगे देखते हैं, देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू की गई? गांधीनगर, मुंबई, साबरमती या फिर वाराणसी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर सही क्या है? साबरमती, है ना। और साबरमती कहाँ पर है? गुजरात में। अगर स्टेट दिया होता तो गुजरात होता, अगर डिस्ट्रिक्ट होता तो क्या होता भाई? अहमदाबाद। अहमदाबाद के साबरमती में, है ना जी। और इसकी खासियत ये है कि एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल जब इस्तेमाल किया जाएगा तो क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि इस तकनीक से अगर ट्रेन चलेगी, इस तकनीक से, है ना, इस तकनीक से जब चलेगी तो खाली डीजल से जब चलती है उसकी तुलना में जब इस तकनीक का इस्तेमाल होगा तो कितने प्रतिशत डीजल की बचत होगी? लगभग 40% की, है ना। तो बहुत ज़्यादा बचत होगी, इसीलिए इसे क्या है कि इसे ट्रायल किया गया है और लगभग 2000 किलोमीटर की जो है का ट्रायल इसने सफलतापूर्वक इस तकनीक ने पूरा किया है। आगे, यूरोपीय सैन्य संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। रूस है, पाकिस्तान है, ईरान है और सीरिया है। तो देश का नाम हम जान लेते हैं भाई, किस देश के सैन्य बल को? ईरान को, है ना। अभी आप देखें हाल ही में क्या इस समय भी वो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई समाप्त नहीं है। यूएसए और ईरान के बीच में क्या कहते हैं कि संघर्ष चल रहा है। यूएसए और दूसरी तरफ इजराइल भी है ना, और ईरान एक तरफ है। तो उसी को इन लोगों ने क्या है भाई, आतंकी घोषित किया। और इसका एक बल है, और उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है IRGC, है ना। यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है भाई, आई से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, है ना। ये इसका पूरा नाम है IRGC। इस पूरी लड़ाई में ईरान की तरफ से IRGC जो है, इसका बहुत ही योगदान है, बहुत ही अहम योगदान है ईरान की तरफ से। तो इसी को जो यूरोपीय संघ के देश हैं, इस IRGC को उन्होंने क्या है, आतंकी बल घोषित कर दिया है। आगे देखते हैं भाई, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान कितना है? 7%, 6.8%, 8.2% या फिर 7.4%। तो सही आंसर क्या होगा? 7.4% है। अगला देखते हैं भाई, भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है? हैदराबाद, बेंगलुरु, मेरठ या फिर नोएडा में। तो भारत की पहली जो AI पावर्ड यूनिवर्सिटी है वो कहां पर है? मेरठ में। ठीक है, भारत की पहली कहां पर है? मेरठ में। तो मेरठ कहां पर है भाई? यूपी में। तो ये यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, मेरठ में। अब अगर पूछ दे आपको कि मेरठ में कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है मेरठ की? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इसका नाम है। चौधरी चरण सिंह क्या है? भारत की पहली सरकारी क्षेत्र की AI पावर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और दुनिया की कौन सी नंबर की है? तो ये दुनिया की, भारत की तो पहली है और दुनिया की क्या है? तीसरी है। तो 2 देश और कौन से इससे आगे हैं? तो 2 देश जो इससे आगे हैं, पहला है फ्रांस और दूसरा है UAE, है ना। यानी कि इससे पहले फ्रांस और UAE जो है
उनके यहाँ पर AI पावर्ड यूनिवर्सिटी हैं। ठीक भाई। अगला प्रश्न, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता? दिल्ली वॉरियर्स, पंजाब वॉरियर्स, या फिर कलिंगा लायर्स, या फिर रांची रेज? तो किसने जीता भाई? कलिंगा लांसर्स ने जीता है ना। किसने जीता? कलिंगा लांसर्स ने जीता। और किसको पराजित किया भाई? कलिंगा लांसर्स ने जीता तो रांची को जीता, सॉरी रांची को पराजित किया, इसे पराजित किया। और स्कोर क्या था फाइनल में? 3-2 का। यानी कि कलिंगा लांसर्स ने रांची को 3-2 से फाइनल में पराजित किया। अगला प्रश्न, किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलिन, या फिर बैसिलस सब्टिलिस, या फिर यीस्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, बैसिलस सब्टिलिस, है ना। और बैसिलस सब्टिलिस को जो है राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला केरल जो है भारत का पहला राज्य है ना, भारत का पहला राज्य। यानी कि इससे पहले किसी भी राज्य ने अपने राज्य के लिए कोई स्पेशल जो है सूक्ष्म जीव को अपने राज्य का राज्य सूक्ष्म जीव नहीं घोषित किया था। यानी ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य होगा कौन सा? केरल। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहां खुला हुआ है? तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक? तो कहां का है ये? महाराष्ट्र में, है ना। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहां पर खुला हुआ है? महाराष्ट्र से। और मेनोपॉज क्या है? ये महिलाओं से जुड़ी हुई एक खास स्थिति है जो उनकी रजोनिवृत्ति से संबंधित होती है ना। रजोनिवृत्ति को ही अंग्रेजी में मेनोपॉज कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, या फिर MP? तो किसने घोषित किया भाई? MP ने, है ना। और कभी प्रश्न आ जाए कि किस राज्य ने अपने बजट में सबसे पहले कृषि बजट पेश किया है, तो कृषि बजट किसने पहले पेश किया था? कर्नाटक ने, है ना जी, कर्नाटक ने। लेकिन यहां पर क्या है? कृषि वर्ष पूछ रहा है, तो कृषि वर्ष किसने घोषित किया सबसे पहले? MP ने। ठीक। अगला प्रश्न, 77वां गणतंत्र दिवस जो है 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? वंदे मातरम के 125 वर्ष, विकसित भारत, या फिर सी, नारी शक्ति, या फिर जन भागीदारी? तो किसके साथ मनाया गया? वंदे मातरम के 150 वर्ष, है ना। ये जो है 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। इनका एक उपन्यास था आनंद मठ, जिसे उन्होंने कब लिखा था भाई? 1875 में, है ना। तो वहीं से लिया गया है ये। तो इसीलिए इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, इसीलिए अपने गणतंत्र की जो थीम थी क्या थी? वंदे मातरम के 150 वर्ष। अगला प्रश्न, कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? सतीश शाह, है ना, डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं, पीयूष पांडे, या फिर शिबू शेरन तो क्या है? शिबू शेरन तो भाई आपके राजनीति से संबंधित है। और धर्मेंद्र सिंह देओल, तो सही आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र सिंह देओल, है ना। भारतीय क्या कहते हैं कि कला जगत में, भारत की सिनेमा जगत में बहुत ही लोकप्रिय कलाकार आपके धर्मेंद्र है ना। बहुत सारी मिमिक्री बनती है, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, तो ये क्या है? ये धर्मेंद्र का ही डायलॉग है ना। तो धर्मेंद्र सिंह देओल को मरने के बाद पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया। क्या है? उन्हें भारत का सिनेमा जगत का हीमैन भी कहा जाता है। अगला, ICC T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया था? स्कॉटलैंड, नेपाल, UAE, या फिर नीदरलैंड? किसे शामिल किया गया था? स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था, है ना। जो देश शामिल हुए थे उसमें क्या है, बांग्लादेश ने क्या है कि बाद में विवादों के चलते इससे जो है अपना नाम उन्होंने वापस ले लिया था, तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को खिलाया गया था। तो बाकी की जितनी भी टीमें हैं जिनको रैंकिंग मिली हुई है, इसकी सबसे सर्वोच्च रैंकिंग थी, जो फाइनली क्या कहते हैं कि विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन ये सबसे उच्च रैंकिंग वाला क्वालिफायर था। यानी कि उस समय इसकी रैंकिंग कितनी थी?
14वीं रैंक पर था ये। जब बांग्लादेश हट गया तो जो है स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। ठीक है जी। तो ये आज के 15 प्रश्न थे और उम्मीद है कि ये 15 प्रश्न जो है आपको आगामी परीक्षाओं में जरूर से जरूर सफलता दिलाएंगे। ठीक है, फिर जब सफल होंगे तो क्या है कि तैयारी आपकी सफल होगी, जीवन हमारा धन्य हो जाएगा, आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। और इसी के साथ अगली सीरीज के साथ कल हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।